कि जो भी अभी तक आप उससे कनेक्शन नहीं बना पाए या फिर जो भी डाउट रह गया है, तो उस पे हम काम करेंगे। ठीक है? तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। थोड़ा-सा अगर हेवी लगेगा आप लोगों को तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस से उसको रिपीट करूँगी, बट उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो हम समझते हैं पहले, सबसे पहले हमारी बॉडी को कि ये चक्र क्या होते हैं, चक्र के पीछे साइंस क्या होता है। संजय जी प्लीज़ म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम इनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे कनेक्टेड हैं, राइट? या चक्र क्या होते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे बेसिक में। हमारा देखिए अप्रोच हमेशा यही होता है, क्योंकि जब मैं बिगनर थी तो ये सारी चीजें मुझे भी बहुत ज्यादा परेशान होती थी, मैं भी। और सम टाइम ये होता है ना कि जब आपको उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते तो आप उस ट्रैक से हट जाते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो हमारे अंदर अपने आप को समझना, उन सारी चीजों को समझना, जब तक आप समझ नहीं पाते तब तक उससे कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। ओके, तो बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद हमने चक्र साधना के बारे में तो समझा डिटेल में कि इसका हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। मतलब हमारा हेल्थ भी, हमारा रिलेशन, हमारा पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी जो भी कह लीजिए, या हमारे जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी है, इस किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आजकल मार्केट में ये बहुत ज्यादा एक तरह से बिजनेस हो गया है कि इतने पैसे दीजिए मेरा चक्र एक्टिवेट करा दीजिए, है ना? इतना पैसा लीजिए, कुंडलिनी जागृत करा दीजिए, इतना पैसा दीजिए आपका ये चक्र ब्लॉक है, खोल दीजिए। और ये सारी क्या है, मिथ है। एक तरीके से बिजनेस लोगों ने करना शुरू कर दिया है चक्र के पीछे। ठीक है? तो इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमारी बॉडी को, क्योंकि सुनने को तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत बहुत सुनते हैं, यहाँ से सुन लिया, वहां सुन लिया, और आज सोशल मीडिया के जमाने में ये चीज बहुत इजी हो गई है ना? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाता है, बट एक ऊपर ऊपर से नॉलेज और एक डेप्थ में जाके नॉलेज, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक है? और यूट्यूब वगैरह पे तो वैसे ही बहुत सारे वीडियोस हैं, जिनको कुछ थोड़ा बहुत भी पता है उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो भ्रम, कहीं ना कहीं वो भ्रांति एक तरीके से लोगों के मन में चली आ रही है चक्रास को लेके। आप बीच में आधा अधूरा ज्ञान वो किसी काम का नहीं होता, ये हम सब जानते हैं कि आधा अधूरा नॉलेज वो किसी काम का ना नहीं रहता, ना इधर का ना उधर का। तो अगर पूरा सुनेंगे, पूरा जानेंगे, पूरा समझेंगे, तो ही आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये तो बिल्कुल फ्री क्लास है, तो आप बिल्कुल भी आराम से इसको सुन सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी बॉडी को, हम जो ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है उसके बारे में। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे चक्र है क्या, और ये कहाँ पे हमारी बॉडी में होते हैं। दूसरा हम क्या समझेंगे कि हमारा इन चक्रों से क्या लेना देना है। ठीक है? हम इन चक्रों से हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या हमारे चक्र के बारे में हमें जानना जरूरी है क्या? कई लोगों का क्वेश्चन रहता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चक्र के बारे में पता ही नहीं है, जानते ही नहीं, तो क्या उनके चक्रास एक्टिवेट नहीं होते, क्या उनके चक्रास उनके लिए काम नहीं कर रहे? तो बहुत सारी चीजें हैं, आज उन सारी भ्रांतियों पे काम करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। आखिर में एक मैं मेडिटेशन कराऊंगी बेसिक लेवल की, जिसे आप करके अपने डेली लाइफ में भी इसको कर सकते हैं, रेगुलर करके अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, ओके जी, तो आर यू रेडी एवरीवन? ओके, चक्र के को जानने से पहले हम अपने अस्तित्व को समझते हैं कि हम क्या है। ठीक है? हमारी बॉडी, हम क्या है। जब मैं कहती हूँ कि मैं, ठीक है, तो मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बॉडी नहीं हूं। ओके, इस शरीर के अलावा भी, मतलब जब मैं कहती हूँ तो मैं एक शरीर नहीं हूं, जब आप, तो आप एक सिर्फ शरीर नहीं है, मतलब इन चीजों के अलावा भी बहुत कुछ है। ओके, मतलब मैं सिर्फ एक बॉडी नहीं हूं,
ठीक है। जब आप कहते हैं आप, तो आप सिर्फ एक शरीर नहीं है। लेकिन जैसे मुझे एड्रेस करना हो तो मुझे क्या दिखाई, आपको क्या दिखाई देगा? मेरी बॉडी। मुझे क्या दिखाई देगा? आपकी बॉडी। हम लोगों को जब एक दूसरे को एड्रेस करना होता है तो क्या दिखता है? हमारी बॉडी, राइट। लेकिन क्या ये शरीर मात्र हम हैं? क्या ये जो दिखाई दे रहा है, जो ये बॉडी दिखाई दे रहा है, जो ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ 2% रियलिटी है। 98% जो मैं हूं, 90% जो आप हैं, 98% जो ब्रह्मांड है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। शरीर के अलावा मेरे प्राण है, मेरा मन है, मेरा चित्त है, मेरी बुद्धि है, मेरा ईगो है, मेरा अहंकार है। ठीक है। मेरा, जिसे हम कहते हैं कि मेरी आत्मा, मतलब मैं, सिर्फ मैं, सेल्फ, आम बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं कि मेरी आत्मा, मतलब, तो ये सारी चीजें मेरे अंदर कैसे काम कर रही है, ये ब्रह्मांड में क्या है, मेरे अंदर क्या है, ये किसी को नहीं पता। हम इसको जानते भी नहीं है, कोई हमें बताता भी नहीं है। और जो दिखाई नहीं देता, वो ज्यादातर जो हमारे परसेंटेज है वो उसमें ही है। और जो दिखाई देता है वहां तो सिर्फ 2% ही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके हम बने हैं। तो इसी में, इसी को योग में अलग अलग शरीर में बांटा गया है। योग कहता है कि हमारे 5 शरीर है, पंचकोश। ओके। पंचकोश के बारे में सुना है आप लोगों ने कि 5 हमारे शरीर होते हैं, 5 बॉडीज। शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। ठीक है। इस तरीके से हमारा 5 शरीर विभाजित होता है। ये पांचों शरीर मिलकर हम बनते हैं। पर हमें दिखाई क्या देता है? सिर्फ ये फिजिकल बॉडी। इन 5 बॉडी को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा इसको जानेंगे समझेंगे तो इजी होगा समझना। और सबसे पहला जो शरीर होता है, ये जो हमारा बॉडी दिख रहा है, अन्नमय कोश, यानी कि इसका नाम है अन्नमय कोश, यानी कि जो अन्न से बना है, यानी जो खाना हम खाते हैं उससे हमारी ये बॉडी बनी है। ओके। खाने से बना हुआ कोश, यानी कि खाना से बना हुआ बॉडी। ओके। यानी जो ये शरीर है, ये पूरा का पूरा शरीर, हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, हम जो ग्रहण करते हैं, उससे बना हुआ है। ओके। अब इस शरीर में खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे आपका ये जो पूरा बॉडी है, ये सिर्फ खाने पीने से ही बना हुआ है। ओके। ये जो आपका ब्रेन, वाइटल ऑर्गन, या फिर जो भी ये ऑर्गन बने हुए, ये फूड से बने हुए। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो अन्न से बना हुआ ये शरीर है। माँ के गर्भ में 2 सेल यूनाइट होते हैं। जब ये, जब सेल जो यूनाइट होते हैं, ये माता पिता का जो भोजन जो वो लेते हैं, उससे बना हुआ ये 2 सेल यूनाइट होते हैं। उससे ये यूनाइट होके ब्रेक होते हैं, फिर उससे 2 से 4, 4 से 8, ऐसे होते होते, यानी कि जैसा जो माँ के गर्भ में जो शरीर बनता है, माँ जो इनटेक करती है उससे हमारा शरीर बनता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब माँ स्त्री गर्भवती है या प्रेग्नेंट है तो उन्हें अच्छा खाना खिलाना है, अच्छा भोजन देना है, सात्विक भोजन देना है, और न्यूट्रिशन उनको अच्छे अच्छे देना है। ओके। अच्छी अच्छी कहानियां सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, और अच्छे से खाए पिए, ताकि जो पेट में बच्चा है, वो, उससे बच्चे बच्चे का शरीर जो है वो निर्माण हो रहा है, बच्चे का शरीर बन रहा है। ओके। यानी कि ये जो शरीर है, ये हमारा अन्नमय कोश है, और ये सिर्फ और सिर्फ खाने से बना हुआ है। ओके। अब ये शरीर अगर ये काम कर रहा है तो इसके पीछे और भी कुछ है ना। ये शरीर सिर्फ अगर है तो ये काम कैसे कर रहा है? अगर ये काम कर रहा है तो इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। और वो क्या है? कैसे ये बॉडी काम कर रहा है? ठीक है।
अब ये जो शरीर है, मान लीजिए एकदम हट्टा कट्टा, 100 किलो वजन, एकदम बढ़िया तंदुरुस्त, वो मर गया, वो डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हुई है, एकदम हट्टी कट्टी बॉडी। तो क्या वो डेड बॉडी अपनी बॉडी का एक उंगली भी हिला सकता है क्या? वो एक फिंगर भी हिला सकता है? और अगर उसकी एक छोटी सी उंगली अगर हिल भी जाए तो हम सब वहां से उठ के भाग जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब जो शरीर है वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी हट्टा कट्टा हो, लेकिन अगर वो मर गया है तो हम क्या कहते हैं? उसका प्राण चला गया है, यानी कि उसके प्राण निकल गए हैं, उसके प्राण चले गए हैं। तो ये शरीर कितना भी स्ट्रांग हो, अगर प्राण निकल गए हैं तो वो शरीर किसी काम का नहीं। तो इसका मतलब है कि इस शरीर से भी पावरफुल कुछ और वो क्या है? प्राण। प्राण है इसीलिए मैं, मेरे हाथ पांव हिल रहे हैं, प्राण है इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ, प्राण है इसीलिए मैं सुन पा रही हूँ, है ना? प्राण है तो मैं बाकी की सारी चीजें कर पा रही हूँ। अब इस जगत में, पूरे संसार में जो चलायमान है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ प्राण है। यानी जो प्राण है, ये जो शरीर है, वो एनर्जी के रूप में काम करता है और उसी प्राण की वजह से हम जिंदा होते हैं। तो उसी को योग ने कहा प्राणमय कोश। उसी प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो ये जो नाड़ियां और चक्र होते हैं, इनको डिटेल में हम समझेंगे। तो हमारा जो दूसरा शरीर है क्या है? वो प्राणमय कोश। यानी कि मेरे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? प्राण की वजह से। लेकिन प्राण से भी पावरफुल एक चीज है जिसे हम कहते हैं मन। मन जो प्राण को भी चलाता है। मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ठीक है? अब मुझे हाथ को ऊपर उठाना है, नीचे ऊपर उठाना है, नीचे छोड़ना है, ऊपर उठाना है, नीचे छोड़ना है। ये मैं कर पा रही हूं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्राण है। लेकिन मैं ये कर रही हूं क्योंकि मेरा मन है। अगर प्राण तो है, इसके लिए मेरा हाथ यहाँ पे है, ठीक है? अब मेरा मन नहीं है इसको ऊपर नीचे करने का, तो क्या ये ऊपर नीचे हो सकता है क्या? अगर मेरा मन ना करे इसको उठाने का तो ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। यानी आप कितना भी मुझे कहिएगा हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए, मैं नहीं उठाऊंगी, मेरा मन नहीं है। तो इसका मतलब मन नहीं है तो प्राण काम नहीं करेगा। यानी प्राण जो है वो मन से चलता है। यानी प्राण से भी जो पावरफुल है वो मनोमय कोश है। ठीक है, उसको तीसरा शरीर कहा जाता है, जो हमारा माइंड बॉडी है, मेंटल बॉडी। ओके, मनो शरीर। अब उसके बाद में जो आता है उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। ओके, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, उसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। अब इसको समझते हैं। जो इंटेलेक्ट या जो इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्ट जो भी है हमारा, जिसको हम बुद्धि कहते हैं आम भाषा में, ठीक है? बुद्धि मन का ही एक हिस्सा है। ओके, अब उसको इंटेलेक्ट हम कहते हैं। जो विज्ञान में कोश है, ठीक है? मान लीजिए मेरे अंदर प्राण है, ठीक है? आपने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, ठीक है? आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने बोला, आप मेरे घर आए, भोजन किया, मैं सोचूंगी। अब मेरे दिमाग में आप उस इनविटेशन के लिए दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे। मेरे अंदर प्राण है, मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरा मन भी है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं सोचूंगी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पता नहीं किस इरादे से बुलाया है, क्यों बुलाया है, कुछ उम्मीदें तो नहीं है उनको मुझसे, या फिर किस रीजन से बना, मतलब जो भी कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रहा है, उससे जब मैं एक निर्णय पे पहुंचूंगी तो वो क्या हो रहा है, उसे हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। मतलब ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए कि मतलब प्राण, प्राण से मन, मन से हमारा मनोमय। यानी जो भी हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसी चीज के बारे में, वो विज्ञानमय कोश में आता है। उसको
योग ने विज्ञान में कोश कहा। अब पांचवा शरीर हमारा, उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब कंप्लीटली ब्लिस, मतलब एक एक ऐसी अवस्था जहां पर आपको ना दुख है ना सुख है, ना आप बहुत खुश है ना आप दुखी है, मतलब सुख और दुख से परे की जो अवस्था है उसे कहते हैं आनंदमय कोश, ब्लिस। ठीक है, उस अवस्था को जब हम कभी कभी छू लेते हैं मेडिटेशन के अवस्था में, प्रेम की अवस्था में, जब प्रेम के भावावेश में होते हैं तब हम उसको महसूस कर पाते हैं। जब हम काम क्रीड़ा में मग्न होते हैं तब हम उसको आनंदमय कोश पे हम जा पाते हैं। कभी कभी ऐसे ही कुछ भी रीजन नहीं है फिर भी हम उस आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। जब आपको लगने लगता है कि आप वन विद द होल, मतलब ये पूरे संसार में सब आप में है, आप सब में है। ठीक है, जब आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक होने का जो भाव आता है तब हम उसे कहते हैं आनंदमय कोश। ओके, जिसे हम पांचवा शरीर कहते हैं, हमारा पांचवा बॉडी, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों शरीर मिलकर हमारी ये बॉडी बनी हुई है। और हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राणमय को हमारा जो दिखाई दे रहा है वो हमें अन्नमय कोश। अब इसमें तीन शरीर में इसको बांटा गया है, स्थूल शरीर यानी जो फिजिकल बॉडी, ये जो अन्नमय शरीर है, उसके साथ प्राणमय कोश। अब प्राण को हम देख तो नहीं पाते लेकिन हम महसूस कर पाते हैं फिजिकल लेवल पे। ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं, ये जो सांस है ये प्राण नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि जो हम सांसें ले रहे हैं ये प्राण है, ये ब्रीदिंग ही सिर्फ हमारा प्राण नहीं है। ऑक्सीजन को हम प्राण वाहिनी वायु कहते हैं लेकिन ये एक हवा है, एक वायु है। ये सिर्फ प्राण, इसको सिर्फ प्राण हम नहीं कह सकते। अगर ऑक्सीजन ही प्राण होती तो कोई डेड बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक डेड बॉडी है और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाके उस डेड बॉडी को लगा दीजिए, तो क्या वो बॉडी ब्रीथ करना शुरू कर देगी? क्या नहीं करेगी, राइट? यानी कि ऑक्सीजन प्राण नहीं है। ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जहां से ब्रेक डाउन होती है और वो एक एनर्जी को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी हमारे अंदर प्राण का काम करती है, यानी कि उसे ही हम प्राण कहते हैं। फिजिकल लेवल पे उसी प्राण को हम ब्रीदिंग को उसको हम महसूस कर पाते हैं, उसी को हम प्राण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो शरीर और ये प्राण मिलके इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। अब उसके बाद आता है, ठीक है, अब उसको हम महसूस कर पाते हैं, यानी कि ये जो प्राण और शरीर है इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है? आप लोग अगर पास्ट लाइफ के बारे में सुना होगा आपने, या पिछले पुनर्जन्म, पिछले जन्म, ऐसा कुछ अगर आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये आप बिलीव करते हैं इन सब चीजों पे? ये क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ, पुनर्जन्म, ऐसी कुछ चीजें मानते हैं आप? हम्म। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम सूक्ष्म शरीर को। अब सूक्ष्म शरीर जो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ठीक है, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश दोनों मिलकर क्या बनते हैं? सूक्ष्म शरीर। और जो आनंदमय कोश है वो स्थूल शरीर, यानी कारक शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और कारक शरीर, ये तीनों मिलके, जब ये कब होता है? जब हम एनलाइटेड होते हैं, यानी मोक्ष मिलना। मोक्ष का मतलब समटाइम हम ये भी बहुत अलग समझ लेते हैं कि
सब घर द्वार सब त्याग दीजिए और जाके कहीं पे अ, मतलब अपना घर वर छोड़ के जो कर चले जाते हैं उसको मोक्ष कहते हैं, है ना? हम लोग मोक्ष को भी कुछ अलग ही डेफिनेशन दे देते हैं, कुछ अलग ही समझ रखा है, मतलब उसका सन्यासी मोक्षी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हम इस गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उस अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तो उसको हम आनंदमय कोश कहते हैं। अब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का हम हमेशा अनुभव कर पाते हैं। मन हमारा हमेशा हमारे साथ होता है, इंटेलेक्ट हमें हमेशा हमारे साथ होता है। ये सब क्या है? स्थूल शरीर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रही हूँ, बातें बताने जा रही हूँ आपको, शायद आप नहीं जानते होंगे या सुना भी होगा। हमारा जो पुनर्जन्म होता है, ठीक है, हमारा जो पुनर्जन्म होता है, हमारा जो पुनर्जन्म होता है या पास्ट लाइफ होता है, जो फ्यूचर लाइफ में हम देखते हैं ना कि तो वो हमारी आत्मा ट्रैवल करती है। हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा ट्रैवल कर रही है, बल्कि वो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो इस लाइफ से उस लाइफ में ट्रैवल करता है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति भी मर गया तो उसका शरीर भी मर गया, और ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। ये ये भी जो हमारे 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अब ये तो सारा कुछ खत्म हो गया। अब ये जो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश है, जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, मनो शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर हमारा ट्रैवल करता है इस लाइफ से उस लाइफ से इस लाइफ, यानी कि इसी सूक्ष्म शरीर में हमारे पिछले जन्म की पूरी मेमोरीज भी होती है, और उसी सूक्ष्म शरीर को हम टैप करके अपना पिछला जन्म देख सकते हैं, जा सकते हैं, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट मंथ में मैं कराने वाली हूँ, उसके ऊपर हम इस पर बात करेंगे। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये अलग एक टॉपिक हो गया, बट वो किससे होता है? हमारा सूक्ष्म शरीर से हम उसमें जाते हैं और आते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सब कुछ क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है? सेम पेज पे हम लोग आगे बढ़े। रात को सोते हैं, ठीक है। जब आप रात को सोते हैं, जब आप सपने देख रहे हैं, रात को सो गए हैं, सपने देख रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है। आपने सपना देखा कि आपकी शादी हो रही है बहुत ही सुंदर लड़की या लड़के के साथ, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, और अचानक से कोई आके चिल्लाना शुरू कर दे, क्या इतनी देर तक सोए हो, इतना लेट क्यों? और जैसे ही आपकी नींद खुलती है, सब कुछ गायब, है ना? तो ये सारी चीजें जो आपने सपने में देखी, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपने देखी वो क्या देख कहाँ पे देखी? सपने में, है ना? तो ये क्या होता है? ओके। हम्म। तो ये सपने जो हमने देखे वो हमारा सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर से हम सपने देखते हैं। ये आराम से तो ये शरीर ये बॉडी पड़ा रहता है, सो रहा है, ठीक है। प्राण भी चल रही है, सांस चल रही है, तो हमें पता चले ना चले ये प्राण हमारी चल रही है, हम सो रहे हैं घोड़े बेच के, ठीक है। अब ये जो सपने देखने का काम किया किसने किया? वो हमारे सूक्ष्म शरीर ने किया। तो वो सूक्ष्म शरीर में हम कई बार अपने पूरे जीवन को जी लेते हैं, ठीक है। उस मोमेंट में हम बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं, एक पूरी जर्नी देख लेते हैं, पूरा जीवन जी लेते हैं। अब ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसके बीच में जो है वो क्या है? प्राण। यानी हमारा जो स्थूल शरीर और हमारा जो मन, हमारा जो मनो शरीर है या हमारा मन, इन दोनों के बीच में जो है वो है प्राण। और भगवान ने क्या अमेजिंग पूरा सिस्टम बनाया है कि इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको इतना वाव वाली फीलिंग आएगी ना, कि वाव भगवान ने क्या बनाया है, कितना अमेजिंग बनाया है ये शरीर को। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा बोल सकते हैं कुछ भी, वो कोई भी इस तरह का सिस्टम
नहीं बना सकता जो ईश्वर ने हमें बनाया है। अब हमारा शरीर है, हमारा मन है, यानी कि मन हमारा सब कुछ है। शरीर, आपने दबा के खाना खाया, अच्छे से खाना खाया, फुल एनर्जेटिक है, लेकिन अगर मन में कोई दुख है तो आपका शरीर जो है वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका शरीर है, ये आपका मन है। आपने भरपूर पेट भर के खाना खाया, लेकिन अगर आपका मन दुखी है तो आपका शरीर जो है वो एनर्जेटिक नहीं होगा, वो बहुत खुश नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया है और आपका मन खुश है तो आप फिर भी वहां पे एनर्जेटिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह आपने भरपूर खाना खाया लेकिन फिर भी आप डाउन है, और एक जगह आपने खाना नहीं खाया लेकिन आप एनर्जेटिक है। यानी कि मन में जो भाव बदल रहे हैं, मन में जो चेंजेस आ रहे हैं, वहां से आपका ये सारा कुछ हो पा रहा है। यानी जो मन में भाव बदल रहा है वो आपके शरीर में भाव बदल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, तब आप चक्र साधना को समझ पाएंगे, चक्र के बारे में समझ पाएंगे। चक्र साधना तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जब उसको जान के करते हैं तब आपको एक अलग ही उसमें फील आता है, एक अलग ही कनेक्शन होता है। ठीक है, अब चक्रा मेडिटेशन जो लोग रेगुलरली करते हैं, है ना, अगर कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसका महत्व नहीं पता, इसके लिए आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आ रहा है। क्यों? ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। अब इसको ठीक से समझते हैं। मन में, यानी हमारा जो मन है, ओके, हम्म, हमारा जो मन है और शरीर है, ठीक है, मन में जो कुछ भी भाव चल रहा है वो शरीर में आपके दिखता है। ठीक है, ये बॉडी सिर्फ एक ऐसे ही है, लेकिन मन का हर भाव कौन चेंज कर रहा है शरीर को? मन चेंज कर रहा है। कुछ भी आपके बॉडी में चेंजेस आ रहा है वो क्या हो रहा है? आपका मन चेंज कर रहा है। यानी जो काम आप कर रहे हैं, अगर पूरे लगन से उस काम को कर रहे हैं तो पूरे आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं है, मन में डल है, मन में अच्छा आलस है, मन में करने का मन नहीं है, दुख है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, लैक है, तो उस काम में आप लगन और उत्साह नहीं लगा पाएंगे। तो वो चांसेस क्या है, वो काम आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? उस काम में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और वहां पे रिजल्ट आने के भी चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यानी कि जब आप मन का उत्साह है तो आपका एक अलग एनर्जी है, अगर मन में दुख है, लेजीनेस है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आपको पड़ता है। ठीक है, आपकी बॉडी में वो दिखता है। यानी कि मन का उत्साह, उसके चांसेस आपके सक्सेस के 100% है, और जहां डल है वो वहां पे वो चीज, उसके रिजल्ट आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे समझ में आया कि मन का और शरीर का किस तरीके से क्या कनेक्शन होता है। अब ईश्वर ने मन और शरीर के बीच में, मन और शरीर के बीच में भगवान ने मन और शरीर के बीच में प्राणों को दिया है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से सुनिए कि आपके मन का हर एक भाव, आपके मन का सारा फीलिंग, जब आप वो ऊपर नीचे होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है? आपकी ब्रेथ से। हर एक भाव आपकी सांसों से कनेक्टेड होता है। यानी कि जब आप खुश होते हैं तो अपनी सांसों को नोटिस करिएगा, कुछ अलग नोटिस करिएगा, उसको कुछ लंबी होगी, कुछ अलग लेवल से दिखेगी आपकी। और जब आप दुखी होंगे तो आपकी सांसें क्या होंगी? शैलो होंगी, बहुत छोटी होंगी, भारीपन होगा, एक हैवीनेस होगी, बहुत शैलो ब्रीदिंग आप करेंगे। मतलब आपके मन का हर एक भाव आपकी सांसों को बदलता है। आप जब खुश होते हैं तो आपकी सांसें लंबी होती है, जब आप दुखी होते हैं तो शैलो ब्रीदिंग होती है। जब आप
कुछ काम करते हो और उसमें सक्सेस होते तो आपकी सांसें कुछ अलग होती है। जब आप फेल होते तो आपकी सांसें कुछ अलग होती है। जब आप गुस्से में होते हैं तब आपकी सांसें अलग होती है। जब किसी को प्रेम कर रहे होते हैं तो किसी की आपकी सांसें कुछ अलग होती है। जब किसी से नफरत कर रहे होते हैं तो आपकी सांसें अलग होती है। जब आप खाना खा रहे हैं तो भी आपकी सांसें अलग है। यानी कि जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड कहाँ है? हमारी ब्रेथ से। इसीलिए योग में प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पहले के टाइम में जब लोग योग सीखते थे तो पहले योग सीखते थे, उसके बाद उन्हें प्राणायाम सिखाया जाता था। जब वो योग में पारंगत हो जाते थे तब उन्हें प्राणायाम सिखाया जाता था। आजकल तो सभी लोग करने लगे हैं ऑलमोस्ट, है ना? बट प्राणों का इस तरीके से महत्व हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो प्राण है, अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो आपने अपने पूरे जीवन पे कंट्रोल कर लिया। और ना सिर्फ पूरे जीवन को, बल्कि ध्यान से सुनिएगा, पूरी सृष्टि पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये आसान है क्या? इतना आसान नहीं है। पर इतना आसान जरूर है कि एटलीस्ट हम प्राणों को कंट्रोल करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। प्राणों के बारे में जिसको एक अलग विज्ञान है जिसमें स्वर विज्ञान कहते हैं। अभी इससे पहले ही मैंने वो क्लास ली थी। उसका यूट्यूब पे है वो वीडियो, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो ये प्राणों को कंट्रोल करके, सांसों को कंट्रोल करके आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मन को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे जीवन को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब यानी कि आपका आपकी लाइफ में कुछ भी आपको करना है, कुछ भी पाना है, तो अपने सांसों पे काम कीजिए, अपनी ब्रेथ पे काम कीजिए। अगर आपकी ब्रेथ सही है तो ऑटोमेटिक बाहर की सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। मन को डायरेक्टली एड्रेस करना इतना आसान नहीं है, बट अपनी सांसों को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। हमारे हम मन के कंट्रोल करने से कंपैरिजन में हमारी सांसों पे कंट्रोल करना हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ता है। जब भी कभी आपको लो फील होता है, जब भी स्ट्रेस फील होता है, कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। कई बार लो जब हम फील करते हैं, कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? तो सिर्फ उस समय क्या करिएगा? अपनी सांसों को देखिएगा, सांसों को अपने नोटिस करिएगा। सिर्फ इतना करिएगा कि 5 से 10 मिनट आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए और गहरी सांसें लेना शुरू कीजिए। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें। और 5 से 10 मिनट मैक्सिमम आप एक अलग ही चेंज आ जाएगा आपके भाव में। वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा, आपकी एनर्जी में कंप्लीटली शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है? सिर्फ सांसों पे काम करने से इतना ज्यादा चेंज हो सकता है आपके भाव में, आपके करंट सिचुएशन में। कभी आप खुश है, जब आप खुश है, बहुत एनर्जेटिक है, तब अपनी सांसों को नोटिस करिएगा, थोड़ा शैलो करके देखिएगा। आप तुरंत ऐसा फील होगा ना कि आपकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो गई, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ठीक है? तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाना आसान है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव आना मुश्किल होता है। ओके? अब ये प्राण जो है हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, जो मन में भाव चल रहा है, इसके पीछे का साइंस हम समझते हैं। ये तो हमने जो फील करते हैं उसको हमने समझा, अब समझते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है ना? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे कह सकते हैं कि हर चीज मन और सांसों पे ही सारा कुछ डिपेंड है। तो हमारा साइंस क्या कहता है? जो हमारा जो ब्रेन है उसका एक्सटेंशन क्या है? हमारी बॉडी। ठीक है? मन का एक्सटेंशन क्या है? हमारी बॉडी। यानी कि बॉडी में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा माइंड। यानी मैं कुछ देख पा रही हूँ, क्यों देख पा रही हूँ? क्योंकि इंफॉर्मेशन मेरी आंखें ले रही है और यहाँ पे जाके एक इमेज क्रिएट कर रही है, और कुछ कॉर्टेक्स होता है जो वहां पे इमेज
क्रिएट हो रही है और यहाँ पे सारी चीजें स्टोरी इसके लिए मैं देख पा रही हूँ, यानी कि मेरा माइंड उसको देखने के लिए वहां से सारी चीजें वो इमेज क्रिएट कर रहा है, अपने अंदर डाउनलोड कर रहा है, इसके लिए मैं देख रही हूँ। अब ये हाथ में ऊपर नीचे कर रही हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स है जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने हाथ पांव को अच्छे से हिला पा रही हूँ। ठीक है, अब जिसको पैरालिसिस होता है उनको क्या होता है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको पैरालिसिस अटैक आ गया, यानी कि उनको लकवा मार गया। तो ये कहां से हुआ, हमारी बॉडी किससे कहां से चल रही है, यानी कि ब्रेन का एक्सटेंशन हमारी बॉडी है। अब इस ब्रेन में साइंस कहता है कि 1 सेकेंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं, एवरी मोमेंट या हर 1 सेकेंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पे, यानी कि हमने एक बार आंख बंद करके खोला तो भी उसमें कितने सारे केमिकल रिएक्शंस हुए। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमारे ब्लड में सप्लाई हो रहे हैं, और जब वो हमारे ब्लड में सप्लाई हो रहे हैं तो वो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो ब्रेन है ये हमारे माइंड का एक्सटेंशन है, मन का एक्सटेंशन है। ठीक है, ब्रेन जो है वो हमारे मन का एक तरह से हार्डवेयर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा मन। ठीक है, मन में जिस तरीके का भाव होगा केमिकल रिएक्शन भी उसी तरीके का होगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप दुखी हैं तो अगर दुख का भाव कहाँ है, आपके मन में है, आपके मन में है, लेकिन वो उसको इन्फ्लुएंस किसको किया, ब्रेन को, और ब्रेन ने किसको सप्लाई किया, बॉडी को, और बॉडी को जब सप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ, पूरे जीवन को हमारे इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है। और जब खुशी के भाव होते हैं तो वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं, पूरे सप्लाई होते हैं, तो हमारे एनर्जी को, हमारे एंथुसियाज्म को, हमारे लगन को, हमारी इंटरेस्ट को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मन में, ब्रेन में कुछ बदलाव लाना है तो आपके मन में बदलाव करना है। और प्रॉब्लम ये है कि मन में हम डायरेक्टली बदलाव नहीं कर सकते। अब किसी बात से मान लीजिए आप दुखी हैं, अगर मैं आपसे बोलूं छोड़िए ना, क्यों दुखी है, तो क्या इतना आसान है आपके लिए वो छोड़ देना, क्या इतना आसान है? अगर आपको लाखों का नुकसान हुआ है और अगर मैं आपसे कह दूं कि छोड़ो, दुख दुख मनाने से क्या फायदा, तो दुख नहीं, क्या दुखी होना है, तो क्या आपके लिए इतना इजी है? अगर आप दुखी हो और मैं बोलूं छोड़ दो, तो क्या ये आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इंसानों के लिए इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं अब दुख को मत छोड़ो, आप दुखी हो, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पैसे नुकसान हुए, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, आपका ये सब नुकसान हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा बस एक छोटा सा सजेशन है, अगर मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूं कि एक छोटा सा सजेशन है, आप कुछ मत करिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरा कहना मान लीजिए और थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। तो आप कहेंगे इतना तो, चलो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सांसें ले ही लेती हूँ। और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो दुख है वो कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट चला ही जाएगा। तो यानी कि प्राण को बदलेंगे तो मन बदल जाएगा, जब मन बदलेंगे तो बाहर की दुनिया बदल जाएगी। इतना इंपॉर्टेंस है ये हमारी बॉडी में। ओके, अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, इतना आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर, अब आगे चले। ओके, तब हम समझते हैं आगे प्राणमय कोश को। ठीक है, एक सेकेंड में। अब ये जो प्राण है इसी को प्राणमय कोश कहा जाता है। ठीक है,
ये प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां होती है, 72,000 नाड़ियां होती है। ठीक है, 72,000 नाड़ियां होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होता है। अब ये 72,000 नाड़ियां, जिसमें से 3 मेन नाड़ी होता है। अब ये, अब आपको समटाइम आपके क्वेश्चन आएगा ना कि ये प्राण में कोश होता कहाँ है, कि बॉडी को काट के डॉक्टर ने तो कभी नहीं बताया है, या फिर हम देख सकते हैं क्या? तो जब हम इसकी बात करते हैं, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सारी चीजों की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। तो ये आपको दिखेगी नहीं। अगर आप बॉडी का कहीं एक छोटा सा सेल भी निकालते हैं तो उसमें आपको वो सारे चीजें मिल जाएंगी। मतलब अन्न में कोश भी मिलेगा क्योंकि वो सेल बना हुआ है, तो वो खाने से बना हुआ है। अगर वो जिंदा है तो उसमें प्राण भी है। अगर उसमें कुछ एक्टिवेशन भी होता है तो उसमें मनोमय कोश भी है। यानी एक, मतलब उसमें वो सारी चीजें, ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो ये नहीं बोल सकते कि हमारे बॉडी में ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। ये सारा मिल के हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ओके, अब ये जो 72,000 नाड़ियों की बात करते हैं, ठीक है, अब ये सारा कुछ एक साथ कनेक्टेड है, तो अलग अलग नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप, मतलब अभी तक तो डॉक्टर ने नहीं बताया, हमने देखा नहीं, या फिर अंदर है कि बाहर है। ये सब जगह, ये पूरी बॉडी में है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ये प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें प्राण प्रवाहित होती है, यानी कि ब्लड फ्लो होता है। अब ये प्राण जो फ्लो होता है 72,000 नाड़ियों में, अब ये जो नाड़ियां हैं कुछ एक जगह पे जाके यूनाइट होती है। ठीक है, ये मिलती है। अब ये जहां पे भी ऐसे मिलती है, जहां पे भी जाके ये मिलती है, यानी ये जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं चक्र। ठीक है, अब ये जो 72,000 नाड़ियां पूरी शाखाओं की तरह हमारी बॉडी में फैली हुई है ना, पूरे शरीर में फैली हुई। अब ये 114 जगह, यानी 114 जगह पे यूनाइट होती है। मैक्सिमम 114 हम कहते हैं। जहां पे, जैसे मान लीजिए आपके घर में वायरिंग का है, कहीं पे तार वायर जो है उस वहां पे यूनाइट करते हैं तो हमें लाइट मिलता है। ठीक है, वहां से स्विच करते हैं तो हमें लाइट मिलता है। वैसे ही ये 72,000 नाड़ियां जहां से कनेक्टेड होती हैं, 114 पॉइंट है वैसे, यानी कि वहां पे एक जंक्शन बनता है एनर्जी का। ठीक है, अब उसमें जो प्राण प्रवाहित हो रही है वो 114 जगह पे यूनाइट हो रही है, जहां वो जंक्शन, उस जगह को हम कहते हैं चक्र। ठीक है, अब ये 114 हमारे बॉडी में कहते हैं। अब इन 72,000 में मेन 3 नाड़ियां होती हैं, 3 मुख्य नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां होती। ठीक है, ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो इंपॉर्टेंस नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ये 3 नाड़ियां हमारे बीच में, यानी कि रीढ़ की हड्डी से लेके ये हमारे टॉप ऑफ द हेड तक जाती है। यानी हमारा जो लेफ्ट साइड है वो ईड़ा है, जो राइट है वो पिंगला है। और ईड़ा और पिंगला के बीच में जो जाती है उसको कहते हैं सुषुम्ना, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये ईड़ा और पिंगला जो है ना, ये सुषुम्ना नाड़ी में यूनाइट होती है, और जहां जहां ये यूनाइट होती है वहां पे ये 7 मेजर चक्रास बनते हैं। अब ये 6 जगह पे यूनाइट होती है, यानी कि हमारे आज्ञा चक्र तक। और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी जाती है, ईड़ा और पिंगला सिर्फ हमारे थर्ड आई तक ही जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे ईड़ा जो है वो ऑरेंज कलर में है, पिंगला जो है वो पर्पल कलर की है, और सुषुम्ना जो बिल्कुल स्ट्रेट गई हुई है, ठीक है, वो सुषुम्ना है। अब ये जहां जहां पे मिल रही है, यानी कि इनका जंक्शन जो जो है वहां पे एक एक चक्र का निर्माण हुआ है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जो कि हमारे 5 एलिमेंट्स में से
जो अर्थ एलिमेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर हमारा जो लेवल से 2 इंच नीचे यानी कि सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र जो कि ऑरेंज कलर का होता है और ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उससे ऊपर हमारे नाभि में मूलाधार चक्र जो कि फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर आज्ञा चक्र अनाहत चक्र जो कि हमारा हार्ट सेंटर है और ये ग्रीन कलर का होता है और ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर थ्रोट में हमारा ये विशुद्धि चक्र जो कि स्पेस यानी कि आकाश तत्व को दर्शाता है। उसके ऊपर हमारा जो दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पे हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं वहां पे हमारा थर्ड आई होता है और जो ये ईड़ा और पिंगला है ये हमारे थर्ड आई तक ही जाते हैं। उसके ऊपर फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना जाता है और ये जो थर्ड आई है वो हमारे शरीर में गुरु तत्व को बताते हैं जो कि हमारी इंट्यूशन पावर है। और उससे ऊपर जो ये सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र जो कि ब्रह्म रंध्र भी जिसको कहते हैं वहां पे ये हमारा यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी लेने का ये सेंटर है जिसको कहते हैं कि यहाँ पे 1000 पेटल का एक बड़ा सा लोटस है। ठीक है, तो ये इस तरीके के ये जो मेजर चक्रास हैं ये हमारी बॉडी में इस तरीके से एनर्जी सेंटर्स के रूप में काम करते हैं। और जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बारे में बताया, तो इस तरीके से ये सारे हमारे बॉडी में होते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक? स्टॉप करती हूँ मैं शेयरिंग और फिर हम आगे बढ़ते हैं। होगा इतना समझ में आया? अब जो ये 72,000 नाड़ियां है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे बॉडी में 3 मेजर नाड़ियां होती हैं और ये मेजर नाड़ियां जहां जहां मिलती हैं वहां से हमारे ये 7 मेजर चक्रास यानी कि एनर्जी सेंटर्स बनते हैं। ओके, अब आगे समझते हैं इसको। अब जो इधर वाली मतलब लेफ्ट ईड़ा और राइट पिंगला, ठीक है, अब जो ये 36 नाड़ियां इधर 36 नाड़ियां इधर, अब ये दोनों कनेक्टेड है किसके साथ? सुषुम्ना के साथ, यानी कि मूलाधार से शुरू होता है यानी जेनिटल ऑर्गन यानी कि गुदादार, जो बीच का यानी कि हमारा बेस जो होता है वहां पे आता है मूलाधार चक्र। अब यहां से ये तीनों नाड़ियां शुरू होती हैं। ओके, ये तीनों नाड़ियां शुरू होती है, सुषुम्ना सीधा स्ट्रेट जाती है रीढ़ की हड्डी से हमारे यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड तक आती है। ये सुषुम्ना आपने बच्चों को देखा होगा ना, यहाँ के छोटे बच्चे का बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये यहाँ पे छोटे जब बड़े लोग हो जाते हैं तो यहाँ पे चोटी छोड़ते हैं, शिखर भी बोलते हैं इसको, शिखा भी बोलते हैं, है ना? तो ये नीचे से लेके यहाँ तक हमारे सुषुम्ना आती है। अब ये जो ईड़ा और पिंगला है 36 इधर 36 इधर, अब ये जहां जहां यूनाइटेड हो रही है, जहां जहां यूनाइटेड हो रही है वहां पे चक्र बन गए, चक्र फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम नीचे मूलाधार हो गया उसके ऊपर आ गया सैक्रल चक्र यानी कि नेवल से 2 नीचे, फिर यहां से जो मिली, फिर तीसरा मणिपुर, फिर चौथा बना ये अनाहत, फिर ऐसे पांचवा छठा ऐसे बनता गया। फिर यहीं पे ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना तीनों यहीं तक ही मिलते हैं, यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए इसको संगम भी कहा जाता है। अब संगम का मतलब भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि बूढ़े होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद कहते हैं ना कि संगम में जाके नहाइए ताकि मोक्ष मिले, और ये क्योंकि मान्यता ऐसी है कि संगम में प्राण छोड़ने से सीधा स्वर्ग में जाते हैं, बट वो संगम में जाके प्राण त्यागने की बात नहीं है। अगर आपकी चेतना यहाँ पे, इसको हम संगम कहते हैं, जब आपकी चेतना यहाँ पे आके आती है और तब हम शरीर छोड़ते हैं, तब इसको हम कहते हैं कि मोक्ष मिला। अब मोक्ष मिलता है और हम स्वर्ग में जाते हैं। अब ये जीवन भर पाप करिए और जाके गंगा नदी में नहा लीजिए, तो क्या वो मोक्ष मिलता है? क्या वो हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं।
कहने का सिर्फ ये है कि जो ये संगम है, जब आप अपनी चेतना यहाँ पे लेकर आते हैं, तब आप जाके उस अलाइनमेंट में आते हैं जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आप मान लीजिए कुछ भी इस जीवन में कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, जो योगिक कहते हैं कि सिर्फ हमारी बॉडी को जो हमें खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सिर्फ 10% है। जो पानी हम पीते हैं, जो सांस हम नॉर्मल लेते हैं, उससे 20% हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि 30% जो एनर्जी है हम बाहर से ले रहे हैं। बाकी की जो 70% एनर्जी है वो डायरेक्टली हम कॉस्मिक एनर्जी हम ले रहे हैं हमारे क्राउन चक्र से, और वो सहस्त्रार चक्र से वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे थर्ड आई पे आती है, थर्ड आई से ईला पिंगला में आती है, और ईला पिंगला से ये सारी नाड़ियों में कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे इसके पीछे मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि 70% हम एनर्जी बाहर से आ रही है। कई बार हमने सुना है या देखा है कि कई सारे एग्जाम्पल न्यूज में हमने देखे कि कोई इंसान है जो कई सालों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमें टीवी में देखने मिलता है। कई सालों तक बिना खाए पिए अगर वो जिंदा है तो कैसे जिंदा है? वो जिंदा है कॉस्मिक एनर्जी से। खाने का महत्व इतना नहीं है, इसीलिए हमारे कई धर्मों में, हर धर्म में फास्टिंग का रिचुअल बनाया गया है, फास्ट करने का, है ना, ताकि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकें। और इसको एक तरीके से प्रूव भी करना है कि जो हम खा रहे हैं सिर्फ उससे ही हमारी बॉडी नहीं चल रही है, वो खाने पीने से हमारी बॉडी नहीं, हम उसको एनर्जी मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है कॉस्मिक एनर्जी से। फिर भी हमें खाने के लिए क्रेविंग होती है, फिर भी हमें इतनी भूख लगती है, क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अन्नमय कोश से बना हुआ है, यानी कि ये शरीर जो है अनाज से बना हुआ है, इसके लिए ये खाना मांगता है। इसीलिए हमें जिस दिन खाना नहीं मिलता तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्रेविंग लगती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा शरीर जो है अन्नमय कोश, वो उसका डिमांड करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। उपवास करने का मतलब, फास्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो उपवास तो एक शब्द ही अलग है, बिल्कुल अलग डिफरेंट टॉपिक। यानी कि जब आप खाना नहीं खाते तो आपकी एक दूरी बननी शुरू हो जाती है आपके शरीर से। ठीक है, आपका जब शरीर से दूरी बनना शुरू हो जाता है तब क्या होता है, आप एक उस प्राणमय कोश तक जाते हैं, प्राणमय से मनोमय कोश जाते हैं, मनोमय से आगे तक जाते हैं। यानी कि ये जब शरीर से दूरी बनती है तो जो हमारा रुझान है, जो हमारी यात्रा है, वो वहां तक जाती है, यानी कि मोक्ष। यानी कि इस शरीर से हमें अटैचमेंट जो रहता है, जो हम एक अलग अटैचमेंट लेके इस भोग विलास के जीवन में रहते हैं, उससे अटैचमेंट आती है। ठीक है, हाँ, सरस्वती मैम प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके शोल्डर में पेन है, ठीक है, आपके शोल्डर में पेन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में प्राण प्रॉपर वे से नहीं पहुंच रहा है, और जब इन नाड़ियों में प्राण प्रॉपर वे से फ्लो करना शुरू कर देंगे तो ये हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नाड़ियां जो ब्लॉकेज इसमें आती है, जो नाड़ियों में ब्लॉकेज आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हमारे चक्रों में ब्लॉकेज होते हैं। ठीक है, और जब चक्र साधना आप करते हैं तो चक्र साधना में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं कि इन चक्रों में जो ब्लॉकेज है उसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं। चक्रों के ब्लॉकेज को जब हम साफ करते हैं तो जो हमारी नेचुरली जो कॉस्मिक एनर्जी वो फ्लो होनी शुरू हो जाती है। जब नेचुरली वो कॉस्मिक एनर्जी सारी नाड़ियों में फ्लो होना शुरू हो जाती है तो आपका शरीर
अपने आप ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाता है, यानी कि सारी बीमारियां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। तो चक्र साधना का सिर्फ यही पर्पस, ऐसा नहीं कि चक्र आपके बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, चक्र आप हमारे काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो ब्लॉकेज आ जाता है, गंदगी जो आ जाती है, कंटामिनेशन आता है, उसको हम साफ करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंक का पाइप है और उसमें जब पानी रुक रुक के जाने लगता है तो क्या करते हैं, पाइप को साफ करते हैं, और जब पाइप साफ कर देते हैं तो पानी फ्लो में निकलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हमारी जब ये चक्रास है, इसमें एनर्जी जब ब्लॉक होने लगती है, वो गंदगी कंटामिनेशन जो है, ब्लॉकेज जो है वो आ गई, तो यानी कि वो कॉस्मिक एनर्जी पूरी पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रही, और जब वही आप चक्र साधना में क्लीन करते हैं, ब्लॉकेज को हटाते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो होने लगती है। हमारे सारे चक्र एक्टिवेटेड ही रहते हैं, ठीक है, हमारे सारे चक्र एक्टिवेटेड ही रहते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस, आप अपने जीवन में बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में अच्छा खासा धन धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, मतलब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव है, अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे काम आप कहाँ से होता है, स्टेबिलिटी अर्थ एलिमेंट से आता है, मूलाधार चक्र से आता है। आपके बोन्स स्ट्रांग है, मसल्स स्ट्रांग है, आपके सारे काम बहुत अच्छे से हो जा रहे हैं, आपके लाइफ में पैसे बहुत अच्छे से आ रहे हैं, यानी कि मूलाधार चक्र में कॉस्मिक एनर्जी अच्छे से फ्लो हो रही है, एक्टिवेट है वो, और अच्छे से आपका सारा काम हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आ रहे, पैसा जहां डालते हैं वो डूब जाता है, जॉब कर रहे हैं, पैसा आने में बहुत मुश्किल हो जाती है, दिक्कत होता है, काफी सारा कंफ्यूजन है, ये करूं कि वो करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, शरीर थक रहा है, जॉइंट्स में पेन आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो मूलाधार चक्र है, यानी कि अर्थ एलिमेंट है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि चक्र सोए हुए हैं, उसको जगाना है, वो ऑलरेडी जागे हुए हैं, सिर्फ उसमें ब्लॉकेज आती है, वही उसको क्लीन करते हैं, और उसी में वही हम चक्र मेडिटेशन, चक्र साधना में वही सारे कंटामिनेशन को हटाते हैं, क्लीन करते हैं, वही चक्र साधना है। अब कहाँ पे कौन सा चक्र होता है ये मैंने आपको बताया, हम जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो बहुत डीप इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है।